डार्क सीजन 1 एपिसोड 9, जिसकी शुरुआत में हमें 1953 का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर बर्न्ड डॉपलर जो कि इस वक्त अपने खाली पड़े मैदान के पास खड़ा था और ये सपना देख रहा था कि यहाँ पर जल्द ही एक पावर प्लांट लगेगा। वहीं वक्त हो चला था शाम का, जहाँ पर ग्रेटा डॉपलर का बेटा हेल्गाई डॉपलर अभी तक घर पर लौटा ही नहीं था। वहीं पैरेलल सीन में हमें उल्रिक दिखाया जाता है जो कि उस बंकर के बाहर बैठा था शाम तक कि कहीं हेल्गाई वहां से बाहर ना निकल आए, मतलब कि उसने उसे प्रॉपरली मारा है या नहीं। और अब जैसा कि शाम हो चुकी थी और बर्न्ड डॉपलर इस पूरे शहर के बहुत बड़े इन्वेस्टर या फिर कहें कि नामी गिरामी बिजनेसमैन थे, तो वो पुलिस स्टेशन में आकर के अपने बेटे को ढूंढने के लिए ऑर्डर्स पास कर देते हैं। और यही बात एगॉन टाइडमैन का सीनियर उसे बताता है कि फालतू के जो ये मर्डर केस हो चुके हैं, जो 2 लाशें तुम्हें मिली है, उन पर से ध्यान हटाओ। एक और बच्चा, शहर के मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर बर्न्ड डॉपलर का बेटा हेल्गाई डॉपलर गायब हो चुका है, तुम्हें उसे ढूंढना है। उनके फादर तुम्हारे केबिन में ही बैठे हैं, जाकर एक बार उनसे बातचीत कर दो। अब जैसे ही एगॉन ऑफिस के अंदर आता है तो सामने डॉपलर साहब को देख पाता है, जो कि बताते हैं कि मैं अपनी पूरी संपत्ति लुटा दूंगा, मगर कैसे भी करके मुझे मेरा बेटा ढूंढ कर ला कर दो, वरना तुम्हारी जॉब नहीं बचेगी। अब यहाँ कहानी में 2 अलग अलग लव स्टोरीज क्रिएट हो चुकी थी। एक लव स्टोरी जो कि बच्चों के बीच में चल रही थी, यानी कि क्लॉडिया टाइडमैन और ट्रॉन्टे नील्सन के बीच में। वहीं पर इन दोनों की मम्मियों के बीच में भी लव स्टोरी चल रही थी, यानी कि एग्नेस नील्सन और डॉलरस टाइडमैन के बीच में। इस लव स्टोरी पर ज्यादा फोकस करेंगे नहीं, सीधा आते हैं मेन स्टोरी पर। तो बेसिकली ग्रेटा डॉपलर जो कि अपने बच्चे के खो जाने की वजह से एक दिन भर से पूरी परेशान थी, तो उसके घर पर पादरी साहब आते हैं। अब ये पादरी साहब और कोई नहीं बल्कि नोवा ही है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले काफी सारे एपिसोड्स में कहा था कि मैं आगे बताऊंगा ये कौन है, तो बेसिकली इसका नाम हानो है। और ये सीरीज जो कि आगे पीछे उल्टी पुल्टी चलती रहती है, दैट इज वाई हानो ने अपना नाम चेंज करके नोवा रखा। तो यहाँ पर बेसिकली वो ग्रीटा को थोड़ा सा सांत्वना देता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा जल्द ही लौट आएगा, भगवान पर विश्वास रखो, गॉड हैज अ प्लान, मतलब कि भगवान की नियति से ही सब कुछ होता रहेगा, टेंशन मत लो। मीनवाइल उल्रिक जो कि उस प्लेस से निकल रहा था वापस से अपनी टाइमलाइन में जाने के लिए, मगर बीच रास्ते एगॉन टाइडमैन उसे देख लेता है। अब इन दोनों के बीच में अच्छी खासी चीज होती है। इनफैक्ट एगॉन गोलियां भी चलाता है और अब तो फाइनली उल्रिक उसके गन पॉइंट पर था। वो उसे कहता है कि नी डाउन हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। उल्रिक उसे कुछ समझाने की कोशिश करता, मगर तब तक वो पकड़ा जा चुका था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही बड़ा लूप होल है। बंकर में 1953 में कुचला हुआ चेहरे का हेल्गाई डॉपलर दिखाया जाता है, यानी कि इस वक्त ये कमरा सूना था, इसे ब्लू करा नहीं गया था। मगर इसी एपिसोड की एंडिंग में 1986 में हम हेल्गाई डॉपलर को देखेंगे जो कि इस रूम को सेटअप कर रहा था ब्लू वॉलपेपर लगा करके, वो भी नोवा के साथ में। तो ये एक लूप होल है जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैंने आपको इसे अभी एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर एक छोटी सी 33 साल की गड़बड़ है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर जंगल में भागता हुआ एक अननोन शख्स दिखाया जाता है जिसके शरीर में इस वक्त गोली लगी थी और वो कुछ पुलिस वालों से बच करके भाग रहा था। और ये है बंदा अलेक्जेंडर। हालांकि अलेक्जेंडर भी नहीं है, इसका पता सीजन 2 में चलेगा, मगर अभी हम इसे बीइंग अलेक्जेंडर ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पर सीन स्कूल में शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि हैना आई होती है कैटरीना के पास में और पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। और वैसे उल्रिक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, जिस पर कैटरीना बताती है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। न जाने किसने उसके खिलाफ एक गवाही दे दी कि वो मेरे साथ इंटीमेट हो रहा था, अगर मेरे को वो मिल जाए ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं। जहाँ पर हैना कहती है कि रेजिना काफी टाइम से दिखाई नहीं दे रही, हो सकता है कि इसके पीछे उसी का हाथ हो, जिस पर तो कैटरीना को रेजिना पर गुस्सा आ जाता है। मीनवाइल पुलिस स्टेशन में एगॉन के पास उल्रिक की मॉम जेना नील्सन पहुंची थी और वो आते ही सबसे पहले एगॉन को खींच करके चांटा जड़ देती है और कहती है कि जब मेरे बेटे ने किसी के साथ रेप किया नहीं, ये सब कुछ म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू हुआ था, तो तुमने उसे पकड़ने की जुर्रत कैसे करी? खुद का काम तो ठीक तरीके से कर नहीं सकते? मेरा एक बेटा मैड्स नील्सन गायब हो चुका है, उसे ढूंढने की बजाय ये फालतू के काम कर रहे हो। और वो उल्रिक को अपने साथ में ले जाती है। मीनवाइल हमें क्लॉडिया टाइडमैन दिखाई जाती है। ये बेसिकली सीन आज से 4 एपिसोड पुराना था, जब वो बर्न्ड डॉपलर के कहे मुताबिक इस केव में उतर करके न्यूक्लियर वेस्ट देखने के लिए आई थी। तो यहीं से ये सीन आगे कंटिन्यू होता है। तो बेसिकली यहाँ पर काफी सारे येलो कलर के ड्रम्स पड़े थे। अब कहने को तो साइंटिफिक लैंग्वेज में ये एक न्यूक्लियर वेस्ट था जो कि पूरे शहर को तबाह करने लायक था, मगर एग्जैक्टली इसके अंदर गॉड पार्टिकल्स पड़े थे। और इसी का खुलासा इसी एपिसोड में आगे चलकर भी होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। वहीं पर उसे
उसे कुत्ता मिलता है। अब ये बेसिकली उसका 33 साल पहले खोया हुआ कुत्ता था जो कि हेलगाय ने एक लकड़ी फेंक करके केव में भगा दिया था और उसे वो आज मिल जाता है। तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये लग तो मेरा ही रहा है, एक मेरा भी कुत्ता था जो 33 साल पहले गायब हुआ था, तो यहाँ पर कैसे मिला। यानी कि क्लॉडिया के मन में दो सवाल चल रहे थे। पहला तो ये कि क्या उस केव से 33 साल आगे पीछे जाया जा सकता है, और दूसरा न्यूक्लियर वेस्ट का क्या किया जाए, क्योंकि वो बीइंग अ लीडर या फिर कहें कि बीइंग इन ऑनर ऑफ द पावर प्लांट अगर इस न्यूक्लियर वेस्ट का ध्यान नहीं रखेगी या फिर किसी और को इसके बारे में पता चल जाएगा तो पुलिस इंक्वायरी इस पर हो सकती है। मीनवाइल हम कैटरीना को उल्रिक के साथ देख पाते हैं जो कि दोनों आपस में सुट्टे फूंक रहे थे और खुद के ऊपर हुए जुल्म के बारे में भी बातचीत कर रहे थे कि यार खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना। तो बेसिकली यहाँ पर उल्रिक जो कि पुलिस से पिटा था, कैटरीना जो कि अपनी मॉम से पिटी थी, दोनों ही आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी कैटरीना बताती है कि मुझे हैना ने बताया है कि तुम्हारी पुलिस इंक्वायरी रजीना ने करी है। अब इसे सुनकर तो उल्रिक को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा पहुंच जाते हैं रजीना को ठोकने पीटने के लिए, और गुस्से में कैटरीना उसके पेट में घूंसा भी दे देती है। अब रजीना समझाने की कोशिश करती है कि भाई मेरा तो तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ, इस स्कूल में नई आई हूँ, तुम्हारी लव स्टोरी चल रही है तो चलने दो, मगर मैंने पुलिस को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करा। मगर ये दोनों ही उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। इन बिटवीन यहाँ पर अलेक्जेंडर पहुंच जाता है जिसके हाथ में गन थी और वो इन दोनों को यहाँ से भगा देता है। खैर रजीना उसे थैंक्स बोलने के लिए आती है, मगर जो गोली अलेक्जेंडर को लगी थी इस वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। अब यहाँ पर इस बंदे का नाम तो है अलेक्जेंडर वॉलर, मगर आगे चल करके जब ये रजीना टाइडमैन से शादी करेगा तो ये बन जाएगा अलेक्जेंडर टाइडमैन। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है क्लॉडिया पर जो कि आती है बर्न डॉपलर के पास में, यानी कि भाई लंगड़ा शख्स, बोले तो पावर प्लांट का ओरिजिनल मालिक। क्लॉडिया का बताना था कि उस केव में बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट है, अगर हमने जल्दी उसे ठिकाने नहीं लगाया, कोई चिंगारी वगैरह गलती से कुछ लग गई तो पावर प्लांट क्या, पूरा मोहल्ला क्या, पूरा का पूरा शहर ही बर्बाद हो जाएगा। जिस पर बर्न डॉपलर का कहना था कि एक ऐसा वेस्ट है जिसे कि डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता, पानी में मिलाएंगे तो पानी दूषित हो जाएगा, आग में जलाएंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में तो हवा में फैल नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के इसका कोई तोड़ नहीं है, ये जहाँ पड़ा है इसे पड़े रहने दो। मगर क्लॉडिया इस बात से हैरान हो जाती है और सोचती है कि कुछ तो करना पड़ेगा। ये पूरी स्टोरी, ये पूरा एपिसोड 1986 पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर हमें हेलगाय बड़ा वाला दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपने बंकर से निकला था कुछ सामान लेकर के, और वो क्या बना रहा है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1986 में मशीन बन रही है। इसी बीच एगॉन टाइडमैन जो कि अपने ऑफिस में बैठा था और सोच रहा था कि 11 तारीख को जो मैंने उसे अपना बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था हेलगाय को, वो आया नहीं, इसलिए वो खुद जाएगा उसके घर पर बातचीत करने के लिए। तो एगॉन उसके घर पहुंचता है, लेकिन हेलगाय पुलिस वाले से यानी कि एगॉन टाइडमैन से छुपने की कोशिश करता है, और अब जैसा कि एगॉन को वो नहीं मिलता तो वो वापस से चला जाता है और सोचता है कि मैं वापस से आकर के उसकी खबर लूंगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है अलेक्जेंडर पर जिसके पास में इस वक्त 2 पासपोर्ट्स थे, एक पासपोर्ट खुद का ओरिजिनल, एक पासपोर्ट जो कि उसने चुराया था। और वो चुराया किसका था, ये बेसिकली सीजन 2 के एक पुलिस ऑफिसर के भाई का चुराया था। वो आपको सीजन 2 में पता चलेगा, मगर मैंने अभी ही बता दिया। और एक्चुअली नाम इसका असली ये भी नहीं था, इसका असली नाम होता है टूटलर, लेकिन जो दूसरा पासपोर्ट इसने चुराया था इसी वजह से वो नाम रख लेता है अलेक्जेंडर वॉलर। तो अब यहाँ से भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए पहले ही क्लियर कर देता हूँ। असली नाम है टोटलर, पासपोर्ट चुराने के बाद में इसने रखा अलेक्जेंडर वॉलर, और शादी करने के बाद में इसने अपना नाम रख लिया अलेक्जेंडर टाइडमैन। मतलब काफी हरामी इंसान है। अब इस वक्त जो ये पासपोर्ट्स को छुपाने के लिए आया था ताकि इसकी असलियत किसी को पता ना पड़े, एक मर्डर करके आया था, मगर दूर खड़ी हैना इसे देख लेती है। यहाँ सीन अगले दिन शिफ्ट होता है जहाँ पर क्लॉडिया अपने ऑफिस में बैठी थी, यानी कि पावर प्लांट की मालिक कह सकते हैं कि न्यू मालिक। इसी बीच यहाँ पर अलेक्जेंडर एंट्री करता है और कहता है कि मैं शहर में नया हूँ और मुझे जॉब की जरूरत है, काम जल्दी सीखने की एबिलिटी रखता हूँ, तो अगर आपके पास कोई जगह खाली है तो मुझे काम दे दीजिए। अब यहाँ पर पहले तो क्लॉडिया सोचती है कि इस लड़के को कोई काम आता तो नहीं है, तो फिर इसे जॉब पर रखना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। मगर तभी क्लॉडिया का एक बहुत ही शानदार दिमाग चलता है, और वो क्या दिमाग चलता है वो भी इसी एपिसोड में मैं आपको आगे बताऊंगा। मीनवाइल 1986 में यानी कि इसी टाइमलाइन में अब हम हेलगाय डॉपलर को देख पाते हैं जो कि बंकर को ब्लू रूम बना करके नोवा के साथ में टाइम मशीन पर काम कर रहा था। और मैं इसी लूप की आपसे बातचीत कर रहा था कि रूम तो इन दोनों ने मिलकर के अभी बनाया, मगर एपिसोड 7 में हमने देखा था कि हेलगाय डॉपलर जिसका मुंह कुचला हुआ था वो बच्चा था 1953 में, और उसे ये ब्लू कलर का रूम इंक्लूडिंग टाइम मशीन दिखाई पड़ती है। तो यही एक छोटा सा लूप होल है जो कि बार बार दिमाग की दही करता है। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इस सीरीज
कॉलेज में यही सब कुछ बढ़िया बिंदास चल रहा था, सिर्फ यही घोटाला था जो कि मैंने फाइंड आउट किया। खैर यहाँ पर और भी काफी थ्योरीज हो सकती हैं कि इसी टाइम मशीन में आगे पीछे जाया जा सकता है, तो कुछ लोग अगर कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 2019 में और शार्लेट डॉपलर के पास में आई होती है कैटरीना नील्सन। एक लेडी है शहर की पुलिस ऑफिसर, दूसरी लेडी है शहर की स्कूल की प्रिंसिपल। इन दोनों के ही बीच में झगड़ा हो जाता है। मैटर ये था कि कैटरीना बोलने आई थी कि मेरा बेटा मिकाएल नील्सन अभी तक मिला नहीं है, तुम पुलिस वाले क्या कर रहे हो, ठीक से काम करो। मेरा पति भी गायब हो चुका है जिसे मैं 2 दिन से ढूंढ रही हूँ, तुम पुलिस वाले क्या झक मरा रहे हो। और यहाँ पर मराने की बात चल ही रही थी तो हम मैग्नस और फ्रांसिस्का को देख पाते हैं, जो कि मतलब समझ जाओ इन बिटवीन मैग्नस फ्रांसिस्का को उसका लॉकेट देता है और बोलता है कि ये लॉकेट मुझे उस ब्रिज के नीचे एक सड़े हुए गद्दे के पास मिला, क्या तुम बाकी लड़कों के साथ तो ऐसा नहीं करती। जिस पर फ्रांसिस्का को आ जाता है गुस्सा और वो मैग्नस से लड़ करके निकल जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के मैग्नस का भी ब्रेकअप हो चुका था। ऊपर से मार्था जो कि लव ट्रायंगल में कंफ्यूज थी कि बारतोश के पास जाए या फिर जोनस के पास, तो एक तरीके से दोनों भाई बहनों की फीलिंग्स एक ही थी और ये साथ में बैठ करके बातचीत करने लगते हैं। इन बिटवीन गुस्से में आई कैटरीना जो कि हैना का दरवाजा ठोक ठोक कर घर के अंदर एंट्री करती है। ये एंट्री मुझे बड़ी पसंद आई, मतलब इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कैटरीना टोटल 3 बार हैना के घर पर आती है। पहली बार धीरे ठोकती है, दूसरी बार और ज्यादा जोर से ठोकती है, तीसरी बार तो दरवाजा तोड़ देती है। तो खैर ये तो एक साइड एलिमेंट था, ये मैंने नोटिस किया था इसलिए बता दिया। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन, तो बेसिकली कैटरीना का हैना से कहना था तू कमीनी है, तेरी वजह से मेरा पति बिगड़ गया और अब अगर तू उसके पास में भी आई तो तेरा मुंह तोड़ दूं। जहाँ पर कमीनी हैना झूठ बोल देती है और कहती है कि मेरा तो तुम्हारे पति से कोई लेना देना है ही नहीं, हमने तो एक दूसरे को पहले ही छोड़ दिया, अब तो हम बातचीत ही नहीं करते। मगर सबसे बुरी बात पता है कैटरीना क्या, कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो हर वक्त मेरे पास आकर मुझसे यही कहता था कि हैना आई लव यू, मगर मैंने ही उसे छोड़ दिया। अब कैटरीना यहाँ पर रोने लग जाती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है बहुत ही खतरनाक एंट्री पर। ये है क्लॉडिया, बूढ़ी हो चुकी है, मतलब अभी 2019 में। ये आती है बारतोश के पास में और बताती है कि मैं हूँ तुम्हारी दादी, तुम्हें फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाने हैं, उसी के बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ। तो बेसिकली ये बात भी सीजन 2 और सीजन 3 में रिवील होगी, मगर मैं आपको अभी कर देता हूँ। तो क्लॉडिया का बारतोश को बताना था कि तुम्हें आगे चल करके जोनस का साथ देना है और मार्था से लव नहीं करना है, क्योंकि आगे फ्यूचर में चल करके इन दोनों की जोड़ी बनेगी और यही टाइम सर्कल चलता रहेगा। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा हजारों बार होगा, इन्फिनिट टाइम होगा। इन बातों को सुन करके बारतोश की फट जाती है। मीनवाइल हम 2019 की रजीना को देख पाते हैं, जिसकी कैंसर की वजह से हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इसी मेन टाइमलाइन में यानी कि 2019 में अलेक्जेंडर टाइडमैन जो कि अपनी फिजियोथेरेपी ले रहा था, हैना उसको बढ़िया मसाज दे रही थी और तभी वो उसके सामने वो थैली ला करके रख देती है जिसके अंदर उसने एक गन और 2 पासपोर्ट्स छिपाए थे। जिस पर अलेक्जेंडर कहता है कि भाई तू चाहती क्या है, पैसा चाहती तो पैसा दे दूं तेरे को। इस पर हैना बताती है कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम उल्रिक को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। तो बेसिकली ये वाला सीन करंट टाइम का नहीं था, ये जो हमने पहले दूसरे एपिसोड में देखा था कि हैना जो कि अलेक्जेंडर की फिजियोथेरेपी करने के लिए आई थी, ये उसी दिन का ही सीन था। और उसी दिन उसने अलेक्जेंडर को बोल दिया था कि उल्रिक खत्म हो जाना चाहिए, उसकी कोई भी बात माननी नहीं चाहिए, उसका वजूद मिट जाना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई केस हो तो भी मदद मत करना। और यही रीजन था कि बार बार जब उल्रिक अलेक्जेंडर के पास उसके पावर प्लांट की छानबीन करने के लिए आता था कि मेरा बच्चा गायब हो गया है, शहर से दूसरे बच्चे भी गायब हो रहे हैं, तुम्हारे पावर प्लांट के आसपास का ही ये जिक्र हो रहा है, इसलिए मुझे सर्च वारंट चाहिए, या फिर बिना सर्च वारंट के भी अंदर सर्च करने दो कि अंदर घोटाला क्या चल रहा है। और अलेक्जेंडर उसे बार बार मना कर रहा था और दरवाजे पर ही खड़ा रहता था। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर हम जोनस को देख पाते हैं जो कि बारिश में भीगता हुआ मार्था से मिलने के लिए आया था और अब काफी टाइम से ये दोनों मिले नहीं थे। हालांकि जोनस उससे बताना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मार्था अगर अभी ये सब कुछ जान पाती कि टाइम ट्रेवल नाम की भी कोई चीज होती है, 33 साल आगे पीछे जाया जा सकता है एक केव के थ्रू, तो वो उसे पागल समझती और उसका प्यार ठुकरा देती। इसलिए जोनस उसे झूठ कह देता है कि नहीं, मैं बस तुमसे इकरार करने में डर रहा था, आई लव यू बोल देता तो कहीं तुम दूर चली जाती तो मेरा दिल टूट जाता। लेकिन जब मार्था को ये बात मालूम चलती है तो ये दोनों किस कर लेते हैं और इनकी लव स्टोरी यहाँ से क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और ये किस आगे चल करके सीजन 2 और सीजन 3 का मेन मेजर पॉइंट बनेगा। यहाँ पर हम अलेक्जेंडर को पुलिस ऑफिसर वॉलर के साथ बात करता देख पाते हैं। अब इन्होंने क्या बात करी ये तो हालांकि एपिसोड में बताया नहीं गया, मगर जो मैंने आगे 2 और 3 सीजन देखे उसके हिसाब से कंक्लूड करके आप लोगों को बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ यह था कि इस कॉन्वर्सेशन में अलेक्जेंडर ने एपिसोड 1 में उस
एरिक के पापा यानी कि एरिक ओबनडॉर्फ के पापा से एक खास काम करने को बोला था। तो बेसिकली वो काम था न्यूक्लियर वेस्ट जितना भी नीचे केव के पास पड़ा है उसे गाड़ी में डाल करके पावर प्लांट में लाने का। और ये जो गाड़ी अरेंज करवाई थी ये करवाई थी वॉलर ने, और ट्रक में कोई खराबी आ जाने की वजह से ये ट्रक बीच रास्ते में ही पड़ा था। और अलेक्जेंडर यहाँ पर वॉलर को ये पूछ रहा था कि भाई ट्रक कब तक वहां पर खड़ा रहेगा, उसे जल्दी से ठीक करवा करके पावर प्लांट के अंदर ले आओ। वही हम रजीना को देख पाते हैं जो कि अपने होटल के उस रूम के अंदर पहुंचती है जो रूम उसने जोनस को दिया था, यानी कि फ्यूचर वाले जोनस को। वो रूम में आकर के देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि दीवारों पर बहुत सारी पेपर कटिंग्स, टाइम ट्रेवल की पिक्चर्स, अलग अलग टाइप के लेटर्स और डिटेल्स। तो ये सब कुछ वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर हम बार्तोश को देख पाते हैं जो कि अपने ड्रग डीलर नोवा से मिलने के लिए आया था। अब यहाँ पर बेसिकली बार्तोश को फ्यूचर वाली क्लॉडिया भी गाइड कर रही थी और नोवा भी गाइड कर रहा था। अब बार्तोश काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि बात किसकी माने, नोवा की माने या क्लॉडिया की माने। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा राज है, मैं आपको अभी रिवील कर देता हूँ, जो कि सीजन 2 और सीजन 3 के अंदर खुलेगा। तो बेसिकली नोवा और कोई नहीं बल्कि बार्तोश का बेटा है, और नोवा के पैदा होने का रीजन उसका बाप यानी कि बार्तोश ही बनेगा। इसलिए वो बार्तोश से फ्यूचर में होने वाली गतिविधियों को अलग ढंग से करवाना चाहता था। मगर क्लॉडिया जो कि उसकी दादी थी वो भी फ्यूचर से आई थी और उसे मालूम था कि फ्यूचर में क्या कांड होने वाले हैं, इसलिए वो भी उसे अलग तरीके से समझाने के लिए उसके पास आई। अभी दोनों उसको मिलकर के क्या समझा रहे थे ये भी सीजन 2 और 3 में आएगा, तो अभी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करूंगा इस सीरीज को। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, हमें वो ट्रक दिखाया जाता है। इस ट्रक के पास में एक ट्रांसजेंडर भी रहा करती थी, और ये ट्रांसजेंडर भी सीजन 3 में रिवील होगा कि कौन है, मगर मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये ट्रांसजेंडर अपने पुलिस ऑफिसर वॉलर की बहन है या फिर भाई है, मतलब जो भी आप कहना चाहें। तो जहाँ एक तरफ इस ट्रांसजेंडर का ठिकाना था वहीं आसपास में ये न्यूक्लियर वेस्ट का ट्रक खड़ा था। इसी बीच रात को यहाँ पर आ जाता है जोनस, जो कि उस वेस्ट में से निकालना चाहता था गॉड पार्टिकल्स। अब यहाँ एपिसोड की एंडिंग में सीन शिफ्ट होता है 1953 में, जहाँ पर एच.जी. तनहाउस उल्रिक के छोड़े गए फोन, जैकेट और उस किताब के थ्रू फ्यूचर में जाने की टेक्नोलॉजी पर काम करना स्टार्ट कर रहा था कि तभी यहाँ पर क्लॉडिया पहुंच जाती है और उसे खुद की ही बनाई गई मशीन का ब्लूप्रिंट दे करके जाती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद इसका लास्ट फाइनल यानी कि सीजन 1 का एपिसोड 10 आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे भी मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।